जल परिवहन की तीन श्रेणियां होती हैं। इसमें पहली श्रेणी होती है एक्वाटस होती है, दूसरी कंटेनर शिपमेंट होता है, तीसरा रस्सा होता है ना। तो इसमें जो होता है एक्वाटस में जो होता है कि पाइपलाइनें जो बिछाई जाती है वो आता है, नहरें होती हैं, सुरंग होते हैं और पुल जो होते हैं इसी में आते हैं एक्वाटस में। दूसरा है कंटेनर शिपमेंट। कंटेनर शिपमेंट जैसे मतलब कि ट्रैक पर टैंक जो होता है ट्रक पे होता है ना। जो टैंक होता है वह ट्रक पे, टैंक जो होता है रेल पे, है ना। टैंक जो होता है कार पे, टैंक जो होता है शिप पे, जहाज पे, है ना। यानी कि तो ये सब जब ऐसे ऐसे जगहों पे जब शिप होता है, कंटेनर नहीं होता है कि ट्रक पानी वाला ट्रक जो होता है, पानी वाली टंकी वाला ट्रक, रेल वाली टंकी जो पानी वाली रेल जो होती है जो ऊपर टैंक रखा जाता है ना। तो वो सब जो चीज़ें आती हैं, या कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जल ही हो, तेल भी हो सकता है ना। तेल भी ले सकते हैं आप, है ना। और जल भी, जल ज़्यादातर जल भी होता है ना। तो ये सब चीज़ें आती हैं टैंक के द्वारा, है ना। अब तीसरा टाइप है रस्सा। रस्सा जो होता है इसमें टग बोट का उपयोग किया जाता है, टग बोट का उपयोग किया जाता है। इसमें जो होता है एक हिमशैल या बड़े पानी के बैग को खींचने के लिए किया जाता है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि पानी वाला एक होता है, उसको रस्से से बैग होता है ना। और यह जो होता है दाबवाहिका में लंबी दूरी की पाइपलाइन को नियमित अंतराल पर जल के दाब सहित प्रवाह करने के लिए पंपिंग स्टेशनों की आवश्यकता होती है। यानी कई कई जगहों पर यहाँ पे इसमें से पंपिंग किया जाता है ना। तो इसका जो देखा जाए तो जो अगर परंपरागत जल की आपूर्ति है उसको अगर देखा जाए, जल का परिवहन जो हो रहा है उसको देखा जाए, तो सबसे पहले अगर गुरुत्वाकर्षण के द्वारा अगर देखा जाए जल का जो परिवहन होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो नहरें हैं, जो नदियां हैं, वहाँ से जल को क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद हम एक जलाशय बनाते हैं। ट्रीटमेंट जब करते हैं तो वो जल का एक जलाशय बनाते हैं, यानी कि भंडारण जल का करते हैं, है ना। तो भंडारण जब जल का कर देते हैं तो वहाँ से जल हर घर तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है। दूसरा है अर्ध पाइप योजना। अर्ध पाइप योजना में जो होता है, रिवर जो होता है, जो नदी होती है, वहाँ से हम क्या करते हैं, जल को उपचारित करते हैं और वहाँ से फिर वही कार्य किया जाता है। टैंक बनाते हैं, फिर वहीं से सप्लाई करते हैं, है ना। या पंपिंग के द्वारा करते हैं, हैंडपंप के द्वारा करते हैं, ये कार्य करते हैं। फिर है पंप योजना। पंप योजना जो डायरेक्ट पंपिंग करके ही जल आपूर्ति करते हैं, डायरेक्ट पंप करते हैं, फिर उसको ट्रीटमेंट कर लेते हैं, है ना। कुछ ऐसा सिस्टम लगा देते हैं कि पंप होता रहता है और वो वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, आगे पानी जाता रहता है ना। या उसमें भी जाकर एक जलाशय बना देते हैं, जिससे ज़्यादा मात्रा में अगर हमको पानी भेजना रहेगा तो एक जलाशय बनाना पड़ेगा हर क्षेत्र में। तो ये सब जो होता है, और वहाँ पे पंपिंग एक स्टेशन बनाते हैं, पंपिंग स्टेशन भी बनाते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह जल का परिवहन होता है। अगर देखा जाए आमतौर पर स्थानीय सरकारी या अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। मतलब जल का परिवहन जो होता है इसी तरह किया जाता है ना। सरकारी होता है या गैर सरकारी, जिससे ये लोग नहीं आरओ का पानी आजकल बेच रहे हैं लोग, तो ये क्या है, ये सार्वजनिक है। और ये जैसे कि अन्य सार्वजनिक है या इसको अपना खुद का व्यवसाय कहा जाए, है ना। तो इन्हीं के द्वारा जो है इसका रख रखाव जो होता है भी होता है ना। इसलिए जल परिवहन या वितरण समुदाय काउंटिंग
और नगर पालिका नियमों, पंचायत आदि के मास्टर प्लान का एक हिस्सा हो गया है। मतलब कि जल आपूर्ति का या जल परिवहन का एक नगर पंचायत या नगर निगम में एक प्रकार का ये हिस्सा हो गया है। इसीलिए जल के वितरण की योजना डिजाइन आदि के लिए शहर की योजनाओं और सिविल अभियंताओं की विशेषताओं की आवश्यकता होती है। मतलब कि जो भी जल का वितरण है इसकी योजना का डिजाइन करना है ना, डिजाइन करना और सिविल इंजीनियर की विशेषताओं की आवश्यकता होती है डिजाइन करने के लिए। और शहर की योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए हमको सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। जल का वितरण करने से पहले कई कारक पर विचार किया जाता है, जैसे कि स्थान हो गया। जल का वितरण अगर हम कर रहे हैं तो कई ऐसे कारक हैं जिस पर हमको विचार करना चाहिए। पहला होता है कि स्थान और वर्तमान मांग, मतलब स्थान देखा जाता है कि कहाँ पे स्थापित किया जाए, और ये देखा जाता है कि यहाँ पे वर्तमान समय में कितनी जल की आपूर्ति है, जल की कितनी आवश्यकता है ये देखी जाती है ना। और फिर ये भी देखा जाता है कि भविष्य में मांग, यानी भविष्य में कितनी आवश्यकता होगी जल की, ये भी देखा जाता है। और रिसाव, कितना रिसेगा जल यानी कितना वेस्ट होगा, ये सब देखा जाता है। और जनसंख्या दबाव, वहाँ पे जनसंख्या कितना है ना। पाइप का आधार, पाइप का आकार देखा जाता है, कितनी मोटी पाइप लगाई जाए, ये सब पर विचार किया जाए। और दाब और हानि की बात की जाती है, और अग्निशमन प्रवाह आदि की बात की जाती है। यानी कि वहाँ पे जैसे कि कुछ ऐसी एरिया होते हैं जहाँ पे जैसे कि आग हमेशा लग जाती है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में कब कहाँ लग जाएगी आग कोई भरोसा नहीं है ना। तो इस तरह हम इसके बारे में, जल के परिवहन के बारे में बात करते हैं। अब है टोपोलॉजी, इसके बाद है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है? जिस प्रकार बिजली के विद्युत लाइनों या सड़कों, रेल पटरियों और माइक्रोवेव रेडियो के नेटवर्क होते हैं, जिस प्रकार रेल पटरियों की लाइन, विद्युत लाइन है ना, सड़कों की लाइन है ना, माइक्रोवेव रेडियो के जितने भी नेटवर्क होते हैं, जितने भी इन सबके नेटवर्क जो होते हैं, उसी तरह जल परिवहन में लूप या शाखा नेटवर्क या टोपोलॉजी या दोनों का संयोजन हो सकते हैं। मतलब कि जिस तरह बिजली लाइनों के नेटवर्क होते हैं, सड़कों के नेटवर्क होते हैं, रेल पटरियों के नेटवर्क होते हैं और माइक्रोवेव रेडियो के नेटवर्क होते हैं, उसी तरह परिवहन, जल परिवहन में जो होता है एक लूप होता है, या कह सकते हैं एक शाखा होती है, और शाखा एक लूप या शाखा या नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, या दोनों का संयोजन हो सकता है। समझिएगा, नेटवर्क और टोपोलॉजी का एक संयोजन हो सकता है ना। लूप या शाखा नेटवर्क का एक संयोजन हो सकता है ना। इसमें पाइपिंग नेटवर्क वृत्ताकार हो सकती है या आयताकार होती है ना। जो नेटवर्क है, जो नेटवर्क की जो टोपोलॉजी है वह क्या होता है, एक आयताकार हो सकता है या वृत्ताकार हो सकता है ना। क्योंकि यदि जल वितरण के समय कोई एक खंड या भाग विफल हो जाता है तो उसके मरम्मत की आवश्यकता होती है। अगर इसमें से कोई भी, अगर कहीं भी पाइप अगर फॉल्टिंग होती है तो वहाँ पे क्या होती है, मरम्मत की आवश्यकता होती है ना, आवश्यकता होती है। तो उस अनुभाग या खंड को नेटवर्क पर सभी उपयोगकर्ताओं को बाधित किए बिना अलग किया जा सकता है। मतलब कि जैसे कि ऐसे नेटवर्क हम लगा देते हैं, ऐसे टोपोलॉजी लगा देते हैं कि अगर कहाँ जहाँ पे फॉल्ट हुआ है तो सिर्फ उधर एरिया का ही पानी डिस्टर्ब रहेगा, ये नहीं कि पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा हम नेटवर्क लगाते हैं, है ना। अधिकांशतः जल वितरण या परिवहन प्रणाली को जोन या क्षेत्रों में विकसित किया जाता है या विभाजित किया जाता है ना। यानी कि जो भी हम जल वितरण है उसको हम जोन वाइज जोन विभाजित कर देते हैं, है ना।
जोन वाइज जोन विभाजित पूर्वी, जैसे जैसे नहीं लाइनें, पूर्वी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र है ना, ऐसे दक्षिणी क्षेत्र ऐसे ऐसे है ना लाइन, कि आज इस नगर निगम की लाइन कट गई 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, ग्रामीण क्षेत्र की लाइन एक 2 घंटे के लिए कट गई, ये सब क्षेत्र बने हैं ना, उसी तरह जोन वाइज। आज पूर्वी क्षेत्र में जल वितरण 2:30 बजे के बाद होगा, 6 बजे होगा, 1 घंटे के बाद 7 बजे से उत्तरी में जल का वितरण होगा, है ना। तो इस तरह नेटवर्क हम इस तरह जोन लगा देते हैं, है ना। तो इसीलिए किसी क्षेत्र की सीमा या आकार का निर्धारण करने वाले कारकों में हाइड्रोलिक्स, टेलीमेट्री सिस्टम, इतिहास और जनसंख्या घनत्व शामिल होते हैं। तो इसी तरह हम जो भी टोपोलॉजी लगाते हैं, हम जनसंख्या और हाइड्रोलिक्स ये सब देखकर ही कार्य करते हैं। लेकिन कभी कभी प्रणालियों को एक विशिष्ट जोन के लिए भी डिजाइन किया जाता है, मतलब कि कुछ ऐसी भी प्रणाली होती है जैसे विशेष जोन, कोई अधिकारी हो गया, जैसे नगर पालिका में जैसे आवासीय हो गए, है ना, जो भी हो गए जो लोग, उनके लिए विशेष व्यवस्था दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जैसे 1 घंटे से 2 घंटे तक पानी जाएगा, उसको 4 घंटे तक, है ना। ये सब विशिष्ट जोन के लिए भी डिजाइन किया जाता है और भविष्य में होने वाले विकास को समायोजित करने के लिए भी संशोधित किया जाता है। तो ये सब होता है, यही होती है सब टोपोलॉजी। और आज के लिए इतना रहने दें के बाद